कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस के नेता जमीनी स्तर पर संघर्ष करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जयपुर में सचिन पायलट अपने घर पर मौजूद हैं। सचिन जी, जिस तरह से राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द हुई उसके बाद कांग्रेस एक तरह से लामबंद होती हुई नजर आ रही है। पहले जिसके बारे में कहा जा रहा था कि कांग्रेस में कई धड़े हैं, वो इकट्ठे होकर अपने पूर्व अध्यक्ष के पक्ष में कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर संघर्ष के लिए तैयार होते नजर आ रहे हैं। देखिए, बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि बात ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी तक या राहुल गांधी जी तक सीमित नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल आज देश के सामने खड़ा हुआ है। पूरे घटनाक्रम को अगर आप उसका विश्लेषण करें तो कैसे जो आहत पार्टी थी वो कोई पिछड़े वर्ग का कोई संगठन नहीं था। वो भाजपा के एक विधायक थे जो कोर्ट में गए सूरत के अंदर, और हाई कोर्ट में जो स्टे था उसको उन्होंने विड्रॉ किया, जज बदले गए और जो कन्विक्शन की जो सज़ा दी वो 2 साल की दी गई है, वो 1.5 साल की नहीं थी, वो 6 महीने की नहीं थी। तो ये कहीं ना कहीं जो कोइंसिडेंसेस हैं इसको लोगों को समझना पड़ेगा कि ये किस दिशा की तरफ हमको पॉइंट आउट कर रहे हैं। आप क्या इंडिकेट कर रहे हैं? मैं सिर्फ तथ्य और फैक्ट्स बताना चाह रहा हूँ। और जिस प्रकार कन्विक्शन हुआ उसके 24 घंटे के अंदर अंदर लोकसभा से सदस्यता को रद्द कर देना, इलेक्शन कमीशन का इसमें कोई रोल नहीं, तो ये सारा जो घटनाक्रम है ये बात को दर्शाता है कि आज हम सबके सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी है। किसी एक सदस्य की सदस्यता रद्द कर देना इतना बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में जो संस्थाएं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको इस प्रकार अगर हम उसका दुरुपयोग हो रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती हम सब लोगों के लिए है। और आप देखिए, जब से ये पूरा इंसिडेंट हुआ उसके बाद से जो तमाम विपक्षी दल थे जो आपस में शायद इतनी तालमेल से काम नहीं करते थे, लेकिन आज इस इशू को लेकर, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस है, चाहे वो उद्धव ठाकरे जी की पार्टी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, कम्युनिस्ट है, सब लोग एक मंच पर आए हैं और हमने इस बात को जनता के समक्ष रखा है कि ये इशू एक व्यक्ति से बड़ा है। ये इशू किसी का सदस्यता, किसी का मकान लेने की बात नहीं है। ये है कि आप अगर अपनी आवाज़ को रखेंगे पार्लियामेंट के अंदर तो आपको दबा दिया जाएगा, विरोधी सोच को, विरोधी स्वर को उभरने ना दिया जाए और ताकतों का, एजेंसीज का, ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग कर आप लोगों की आवाज़ दबाना चाहेंगे तो ये परिणाम आएगा। ये राहुल गांधी के मामले में ना तो ये ईडी आई ना सीबीआई आई, ये तो जुडिशरी की तरफ से सजा का ऐलान। आप समझिए, पहले ईडी को लगाया गया पीछे, और ये कानूनी एक आदेश है। इसकी आड़ में जो कुछ हो रहा है हमें दिख नहीं रहा क्या? तो इसमें लीगली क्या स्टेप उठाना है वो पूरी लीगल टीम तय करेगी। अपील का टाइम दिया गया था 30 दिन का, तो ऐसी क्या जल्दी थी लोकसभा को, स्पीकर साहब को, कि आप 30 दिन का टाइम दिया था और आप 24 घंटे के अंदर आप नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं। सरकार के ऊपर, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर साजिश का आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ। ये कहना चाहता हूँ कि ये अब प्रूव हो चुका है कि केंद्र की सरकार का जो विरोध करेगा, जो कठोर सवाल पूछेगा, जो आर्थिक घोटाले हैं उसको रेखांकित करेगा या अपनी आवाज़ को बुलंद करेगा, उन सब लोगों को दबाने की, कुचलने की और शांत करने की जो एक कोशिश की जा रही है, वो ये कहा गया कि अगर हम राहुल गांधी के साथ ऐसा कर सकते हैं तो किसी के साथ भी कर सकते हैं। इसलिए बात एक व्यक्ति की नहीं रह गई, बात अब एक पूरे एक ढांचे की रही है। और हमारे लोकतंत्र में जिस प्रकार की व्यवस्था 70-75 साल में थी, उसको कहीं ना कहीं चेंज करने की दिशा में काम हो रहा है। राहुल गांधी ने जो अपना रिप्लाई भेजा, जब उनको कहा गया कि आपको बंगला खाली करना पड़ेगा, उन्होंने कहा कि वो तैयार हैं, इसके लिए उन्होंने अग्री किया। तो क्या अब पार्टी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि ये प्रोजेक्ट किया जाए कि राहुल गांधी जो हैं वो एक बड़े कॉज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और उस कॉज के लिए अगर वो उनको अपना घर भी छोड़ना पड़े उसके लिए वो तैयार हैं, सरकारी बंगला छोड़ना? ये बहुत छोटी बातें हैं। हम जो पॉलिटिकल लोग हैं, घर, मकान, पद, पोस्ट आती जाती रहती हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। और मुझे लगता है कि जिन्होंने जिस विनम्रता से, उन्होंने जिस शालीनता से उस आदेश को एक्सेप्ट किया, वो मैं समझता हूँ एक उदाहरण सब लोगों के लिए है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये बात किसी एक मकान, एक सदस्यता की नहीं है। ये बात सैद्धांतिक रूप पर हमें समझना पड़ेगा कि हम किस माहौल में ये देश आगे बढ़ रहा है। और ये कहना कि एक कोर्ट का आदेश था, तो मैं समझता हूँ कि ये उस आड़ में आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, ये देश जान रहा है। और आप कह रहे हैं घर छोड़ना छोटी बात है, पर बीजेपी ये कह रही है कि ओबीसी समुदाय का अपमान किया है राहुल गांधी ने। आप मुझे बताइए, ये जो भगोड़े हैं जो देश छोड़ के चले गए, नीरव मोदी, ललित मोदी आदि आदि, ये सब पिछड़े वर्ग के हैं क्या? मानहानि का केस उन्होंने किया था क्या? तो ये देखना पड़ेगा कि केस करने वाला कौन था। वो भाजपा के विधायक थे
और किसी ओबीसी का या किसी वर्ग का को आहत करना ये किसी का उद्देश्य हो ही नहीं सकता। उन्होंने तो इतना कहा था कि जो देश छोड़ के जा रहे हैं उनको पकड़ना चाहिए, और आज जो आर्थिक घोटाले हो रहे हैं उसका खुलासा होना चाहिए, महंगाई, भ्रष्टाचार। मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं पर भी किसी की मंशा किसी को आहत करने की थी, लेकिन उसको उस तरह प्रस्तुत किया गया और जिस गति से, जिस तेजी से कार्रवाई की गई, वो कहीं ना कहीं प्रतिशोध की भावना को प्रदर्शित करता है। बीजेपी कह रही है राहुल गांधी पहले भी माफी मांग चुके हैं, इस वाले मुद्दे पर भी माफी मांग ले। देखिए, मामला जो सब्जुडिस है, मैं उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं तो पूरे जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बना है, जो लोगों के अंदर संदेश गया है, मैं तो उस पर चर्चा करना चाहता हूं। और मैं ऐसा मानता हूं कि हम सब लोगों को धरातल पर जाकर पब्लिक के अंदर इस बात को रखना पड़ेगा कि ये जो माहौल बना है, ये गतिरोध का, आक्रमण का, अटैक करने का, आवाज़ों को दबाने का, ये माहौल लोकतंत्र के लिए, प्रजातंत्र के लिए एक स्वस्थ वातावरण नहीं है। इस बात का हम लोग रख रहे हैं और न्याय लेने के लिए, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे पब्लिक डोमेन हो, हर जगह जाके अपनी बात को रखेंगे हम लोग। सचिन जी, आप कांग्रेस के युवा नेता हैं जिनके पीछे सालों का तजुर्बा भी है। आपको क्या लगता है आगे का क्या रुख होना चाहिए कांग्रेस का इस मुद्दे पर? अगले साल लोकसभा के चुनाव भी हैं, क्या कांग्रेस लड़ाई कर पाएगी धरातल पे बीजेपी? देखिए, संघर्ष करना हर पॉलिटिकल कार्यकर्ता को उसके जीवन का एक पार्ट होता है, लेकिन संघर्ष मुद्दों पर होना चाहिए, वो हम कर रहे हैं। लोगों के इश्यूज़ को लेना चाहिए, वो हम ले रहे हैं। और यही बात हमारी पार्टी के नेता, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, चाहे कोई और हो, हमने हमेशा मुद्दों की बात करी है, व्यक्ति विशेष की बात ही नहीं करी। लेकिन जो सरकार में लोग बैठे हैं, उनसे अगर हम सवाल पूछते हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं, संसद में अपनी आवाज़ को उठाते हैं, तो आप जवाब देंगे नहीं, आप संसद चलने देंगे नहीं, आप 45 लाख करोड़ का बजट बिना चर्चा के पास कराएंगे। और सदन को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। पहली बार देखा है मैंने कि सदन के जो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स हैं, वो हाउस को चलने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि चर्चा नहीं चाहते हैं। जिस चर्चा को राहुल गांधी करना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी करना चाहती थी, या विपक्ष करना चाहता था, उस चर्चा से भाग रहे हैं। आप जेपीसी बना नहीं रहे हैं, आप घोटालों का विश्लेषण कर नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मामले को डाइवर्ट करने के लिए ये पूरा जो हादसा हुआ, वो मैं समझता हूँ वो मंशा थी इनकी सब। लोकसभा स्पीकर की भूमिका के बारे में क्या कहेंगे? आप मुझे कह रहे थे कि कांग्रेस उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। मैंने अखबार में पढ़ा है, मैं तो संसद का सदस्य नहीं हूं, लेकिन ये चर्चा हो रही है कि कुछ ना कुछ पॉलिटिकल सदन के अंदर जो सांसदों के राइट्स हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सब विपक्ष के दल बैठेंगे, चर्चा करेंगे और जो सबसे सार्थक रणनीति होगी उस पर काम करेंगे। सचिन जी, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 10 मई को चुनाव होने हैं वहां पर, और उसी के साथ देश भर में चुनावी समर का आगाज हो जाएगा। कर्नाटक के बाद बड़ा चुनाव राजस्थान का भी होना है, पर यहाँ पर कांग्रेस जो है वो एकजुट नजर नहीं आती है। आपके लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज रहे हैं यहाँ पर नेतृत्व को लेकर, जिसके बारे में आप राहुल, सोनिया, प्रियंका तीनों से कई बार बात कर चुके हैं। अभी तक इश्यूज का रेजोल्यूशन जिस तरह से आप चाह रहे थे शायद हो नहीं पाया है। राजस्थान में क्या लगता है, क्या पार्टी एकजुट तरीके से काम कर पाएगी? पिछले 25 साल का जो क्रम चला आ रहा था, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस का, वो तोड़ पाएगी? देखिए, कर्नाटक के आज इलेक्शंस की घोषणा हुई है और आप जानते हैं कि हमारी जो प्रिपरेशंस हैं, जो ग्राउंड तैयारियां हैं, वो हमने बहुत पहले चालू कर दी थी। हमने तो 125 कैंडिडेट्स के नाम भी डिक्लेयर किए हैं और किसी पार्टी ने किए नहीं। तो हमारी प्रिपरेशंस ऑन द ग्राउंड बहुत उम्दा हैं, बहुत बेहतर हैं। और मुझे लगता है कि बीजेपी कितनी बात करे डबल इंजन की, लेकिन कर्नाटक में एक स्पष्ट बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी वहाँ सरकार बनाएगी, ऐसा मुझे लगता है। और अब चुनाव की घोषणा हो गई है तो बहुत समय बचा नहीं है। जहाँ तक राजस्थान की बात है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये तीनों स्टेट्स के चुनाव इकट्ठे होंगे और वो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले होंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को स्टेट्स में जीतना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम 2024 के लोकसभा चुनाव में एक एनडीए को चुनौती देकर हम पराजित कर सकें। स्टेट्स का इलेक्शन जीतना हमारे संगठन के लिए बहुत अनिवार्य है। और राजस्थान के संदर्भ में आप जानते हैं, 7, 8, 9 महीने बचे हैं, लेकिन पार्टी की लीडरशिप को मैंने सुझाव दिए थे, कुछ कदम पार्टी ने उठाए भी हैं। लेकिन ये जो क्रम है 25-30 सालों का कांग्रेस बीजेपी का, ये तोड़ा जा सकता है, बशर्त हम लोग वो सही डायरेक्शंस में सही समय पर बातों को समझें और अपने एक्शंस को हम संज्ञान में लेकर आगे बढ़ेंगे तो ये संभव हो सकता है। क्यों खड़गे साहब समझ नहीं पा रहे हैं बातें? आपने कहा समझे तो काम हो सकता है, पर बार बार डिले की बात सामने आ रही है। 25 सितंबर को जो कुछ हुआ उसके खिलाफ एक्शन जो पुरजोर तरीके से आपके हिसाब से लिया जाना चाहिए था, वो शायद नहीं लिया गया है। हिसाब से नहीं, कांग्रेस पार्टी ने, एआईसीसी ने 25 सितंबर को जो घटनाक्रम हुआ उसका संज्ञान लेकर नोटिस इशू किए थे, उनके जवाब भी आए। अब तक उस पर कार्रवाई हुई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, इसका जवाब तो पार्टी की लीडरशिप दे सकती है। मैं तो सिर्फ अपनी बात को रख सकता हूं और मैंने पार्टी प्लेटफॉर्म पे अपनी बात मजबूती से रखी है और जो प्रदेश हित में, संगठन हित में है, उन बातों को मैंने रखा है और मुझे उम्मीद है कि पार्टी जल्द इस पर निर्णय लेगी।
कह रहे हैं कि गहलोत साहब जो हैं वो बार बार सोनिया गांधी से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे थे, उस प्रकार की उनको अटेंडेंस नहीं मिल पा रही है वहाँ पे, और जो जिस तरह से कवायद चल रही है पूरी, उससे लगता है क्या कि राजस्थान में केसी वेणुगोपाल ने बोला था, आपको याद होगा, कि 2 दिन के अंदर यहाँ के सीएम पद के लिए जो डिसीजन लेना है वो ले लिया जाएगा। ये पिछले साल की बात है, अभी तक वो नहीं लिया गया है। इस बात का जवाब तो जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था आप उन्हीं से पूछ सकते हैं, मैं तो उनके बारे में क्या बोल सकता हूँ, मैं तो अपनी बात रख सकता हूँ। बाकी दिल्ली से जो एआईसीसी की लीडरशिप है वो क्या निर्णय ले रही है, कब लेगी, इसका जवाब तो वो दे सकते हैं। न तो जो मुझे लगा सही रास्ता इख्तियार करने की बात है, पब्लिक के अंदर जो हमको मैसेज देना चाहिए, और सरकार संगठन को मिलकर जो एक पूरे समय से पहले एक चुनावी मूड में आना है, वो सब बातें मैंने रखी हैं और मुझे लगता है कि उसको बहुत अच्छी तरह पार्टी ने सुना है, समझा है। अब वो कब क्या निर्णय लेंगे इस पर तो आप, मैं समझता हूँ, जवाब वही दे सकते हैं, वो बेहतर रहेगा। इस मुद्दे पर एक आखिरी सवाल आपसे, 10 जनपद पर आपकी बातचीत हुई है कई बार, सोनिया जी से, राहुल जी से, प्रियंका जी से हुई है। आप कह रहे हैं कि आपकी बात ठीक से सुनी गई है, पर जो ब्लूप्रिंट आपने पेश किया पार्टी के सामने, नेतृत्व के सामने, उसको लेकर पार्टी का क्या कहना है? क्या उनको लगता है कि राजस्थान में अगर अब चेंज कर दिया गया नेतृत्व तो पंजाब जैसी हालत हो सकती है? ऐसा है, जो मेरा डिस्कशन लीडरशिप के साथ हुआ है वो मैं आपको क्यों उसके बारे में बताऊंगा। ये हमारा उनके बीच का मामला है और जो हम सब के हित में है वही चर्चा दोनों पक्षों की तरफ से हुई है। और जैसा मैंने कहा, अल्टीमेटली क्या डिसीजन लेना है नहीं लेना है ये लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, पब्लिक में जा रहे हैं, और जो कांग्रेस पार्टी ने अभी 3 हफ्ते का 4 हफ्ते का प्रोग्राम बनाए हैं, ब्लॉक का, जिले का, संभाग का, स्टेट का, नेशनल लेवल पर जो सत्याग्रह की बात की गई है, और सत्याग्रह करके हम लोग जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनको दोबारा स्थापित करना चाहते हैं। और केंद्र की सरकार ने जिस प्रकार का एक रवैया अपनाया हुआ है, तानाशाही का, दबंगी का, लोगों की आवाज़ को दबाने का, अब कल लाल किले पे पार्टी हमारी मार्च करना चाह रही थी, वहाँ परमिशन नहीं दी, तो आप हर जगह कर्फ्यू लगा देंगे, धरना देने देंगे नहीं, मार्च निकालने देंगे नहीं, अपनी बात रखने देंगे नहीं, तो पब्लिक को पता होना चाहिए ना। और लोकतंत्र के अंदर विपक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण अंश होता है डेमोक्रेसी का, उसको आप अगर काम नहीं करने देंगे तो मैं समझता हूँ ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत नुकसानदायक है। और मुझे लग रहा है हम सब लोगों को मिलकर इसकी आवाज़ उठानी चाहिए। आपके जो समर्थक हैं उनमें एक उत्सुकता है, कहीं ना कहीं एक बेसब्री भी है, वो कहते हैं कि वो देखना चाहते हैं आपको मुख्यमंत्री के पद पर, और आप भी कई बार कह चुके हैं कि जो कार्यकर्ताओं का ड्यू क्रेडिट है, जिन्होंने 5 साल विपक्ष में रहकर लाठियां खाई, सड़कों पर आंदोलन किए, उनको अपना ड्यू मिलना चाहिए। उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक कहीं ना कहीं उनमें एक सेंस ऑफ डेस्पिरेशन अब आ रही है? ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो मेरा पक्ष है वो इतना बड़ा संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ मैं आपको देव जी, कि जिन लोगों ने पार्टी के लिए काम किया वो किसी की भी नेता से संबंधित हों, किसी गुट के भी, कथित गुट से भी हों, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता अगर हैं तो उसको सब लोग मान लेते हैं। लेकिन जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, वो रिटायर बाद में होते हैं, उनसे पहले उनके नियुक्ति पत्र आ जाते हैं। आप 5 बजे रिटायर होंगे, 12 बजे आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा, और थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन अगर एक लार्ज स्केल पैसा होता है तो वर्कर्स को, नेताओं को लगता है कि भाई हमने पार्टी के लिए काम किया। और जो अधिकारी पहले 40 साल राज किए उनको आप, भाई थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, अच्छे लोगों को मौका देना चाहिए। सिविल सर्वेंट्स हैं, कोई जुडिशरी में है, कोई ऑफिसर्स हैं, अच्छा होना चाहिए, लेकिन अनुपात के हिसाब से होना चाहिए ना। तो मुझे लगता है कि राजस्थान में कम से कम हम लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए, एआईसीसी में भी, प्रदेश में भी, कि हम अच्छे कार्यकर्ताओं को, किसी भी प्रांत, किसी भी जिले के हों, किसी भी कथित नेता के साथ हों, लेकिन पार्टी के हों तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेजॉरिटी हम उन लोगों को पद रेवड़ियाँ बांट दें जो लोग अफसरशाही से निकल कर आए हैं, तो थोड़ा बहुत मनोबल कम होता है कार्यकर्ताओं का। पार्टी के अंदर आपने सवाल उठाए हैं सर? मैंने क्या सवाल उठाया मैं आपको क्यों बताऊं? मैंने तो हर बात को बड़ी सरलता से, बड़े विस्तार से लोगों के बीच में रखा है। अब पार्टी की तरफ से डायरेक्शंस आएंगे दिल्ली से, उस पर काम करेंगे। जनवरी के महीने में आप उदयपुर, वाटी, पाली, हनुमानगढ़, तमाम जगहों पर, जयपुर में आपने बड़े तरीके से किसान सम्मेलन किए, आप किसान लोगों के बीच में, आम लोगों के बीच में गए, अपनी बात को आपने पुरजोर तरीके से रखा। क्या चुनावी कैंपेन के तहत आप जल्द ही वैसी ही तैयारी, वैसे ही आप रैलीज, वैसे ही आप जो अपना ट्रैवल है वो शुरू कर सकते हैं? मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि हम पब्लिक के बीच में रहूं, क्योंकि हम जो कुछ भी आज हम लोग हैं पब्लिक के समर्थन की वजह से हैं। और जनता, मतदाता, कार्यकर्ता, यही किसी भी नेता की पूंजी होती है, तो उसको हमें बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। जो इसकी बात आप चर्चा कर रहे हैं, मैंने प्रदेश भर में जाकर, जो केंद्र की सरकार ने वादा किया था कि किसान की खरीद जो एमएसपी पर करनी है, उसके लिए हम एक पुख्ता कानून बनाएंगे। अभी तक किसान आंदोलन खत्म होने के बाद, तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया।
वो सब झूठे वादे निकले। तो उन लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हम लोगों ने किसान सम्मेलन किए और यहाँ से आवाज़ उठाई राजस्थान के किसानों की, केंद्र सरकार को एमएसपी पे कानून बनाओ, हमारी खरीद के लिए जो हमारा खर्चा है उससे ज़्यादा हमको उसका कीमत मिलनी चाहिए। तो जनता के इश्यूज़, पब्लिक के इश्यूज़, किसानों के इश्यूज़, यूथ के इश्यूज़ हम लोग हमेशा उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। एक आखिरी सवाल पायलट साहब आपसे, अगले साल देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं। बार बार बीजेपी ये कहती है कि मोदी का कोई विकल्प नहीं है विपक्ष के पास। आपको लगता है क्या राहुल गांधी हो गए या कोई और नेता हो गए, विपक्ष एकजुट हो पाएगा 2024 में लोकसभा के चुनाव में 2019 जैसा परिणाम ना हो, इसके प्रति, इसके टूवर्ड्स विपक्ष इकट्ठे होकर लामबंद होकर काम कर पाएगा? पिछले दिनों में आपने देखा है जो पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर तमाम विपक्षी पार्टियां जो पहले एक मंच पे नहीं आती थी, आज सब एकजुट होकर आए हैं ना, तो ये आने वाले समय का एक उदाहरण है, मैं मानता हूं। और जैसा 2004 में जब स्वर्गीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, इंडिया शाइनिंग को लेकर बीजेपी गई थी चुनाव में, परिणाम क्या हुआ? विपक्ष कौन लीड करेगा इस पे अग्री कर पाएगा? क्योंकि ममता बनर्जी ने जो कुछ राहुल गांधी को लेकर बोला है वो सब इतिहास की बातें हैं। खरगे जी ने, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि कौन नेता क्या बनेगा महत्वपूर्ण नहीं है, आज विपक्ष की एकता जरूरी है। और 543 सीटों पर हम लोग अगर एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे तो मैं समझता हूं कि एनडीए को हम पराजित कर सकते हैं। मुद्दों की राजनीति करें। और जहां तक मैं समझता हूं कि कभी भी कांग्रेस ने या किसी नेता ने कभी किसी पद की दावेदारी नहीं करी, और इसलिए विपक्ष की एकता बहुत जरूरी है। और ये पिछले दिनों में जो हुआ, ये ऑपोजिशन की यूनिटी के लिए मैं समझता हूँ एक शुभ संकेत है, क्योंकि सब लोग साथ आए हैं। छोटे मोटे, देखो, हर क्षेत्रीय दल के हित होते हैं, उनकी एक लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में सब लोग अगर साथ आएंगे, ये आज समय की मांग बन चुकी है और सब इस पे अमल करेंगे। सर, जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के ऊपर ईडी कार्यवाही करती है या उनको बुलाती है, तब तो कांग्रेस चाहती है कि सारा विपक्ष लामबंद हो जाए, पर जब मनीष सिसोदिया को जेल भेजा जाता है तब कांग्रेस उनसे कन्नी काट लेती है, उनके साथ। हमने शुरू से कहा, कांग्रेस पहली पार्टी थी नेशनली जिसने कहा कि सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी का मिसयूज हो रहा है। आप देखिए, आंकड़े बताते हैं कि 95% जो छापे, नोटिस और रेड होती हैं या एजेंसी की कार्रवाई होती है, 95% विपक्षी लोगों के ऊपर हो रही है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग हो रहा है और ब्लेटेंटली हो रहा है। इसमें सब लोगों की एक मत है, और मैं समझता हूँ एक व्यक्ति, एक इंसिडेंट को ना हम तवज्जो दें, लेकिन व्यापक रूप से कांग्रेस ने हमेशा कहा है कि केंद्र सरकार का विरोध करने के लिए हम सबको साथ आना पड़ेगा, और मैं समझता हूँ कि 2024 से पहले हम लोग इस काम को कर पाएंगे। तो साफ तौर पर सचिन पायलट ये कहते हुए कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का मिसयूज हो रहा है और उसको अपोज करने के लिए विपक्ष को एक साथ आना पड़ेगा, और 2024 के चुनाव से पहले इनका कहना है कि वो कहीं ना कहीं संभव है। और कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के ऊपर इनका कहना है कि इन्होंने अपना पक्ष अपने नेतृत्व के सामने रख दिया है और जो कुछ फैसला लेना है वो उनके हाथ में है, गेंद जो है उनके पाले में है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं देवंकुर वधावन, जयपुर।